डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने जब ये बिजनेस खोला था तब काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था और मुझे जितने भी जानने वाले लोग हैं हर कोई कह रहा था कि मैं कर्ज के बोझ के तले दब जाऊंगा और एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन जब आगे बढ़ने की ऊर्जा आपके अंदर हो तो आपको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मुझे भी जैसे भगवान का हाथ मिला और मैं तरक्की के रास्ते पर चलता ही गया। आज मैं बड़ा बिजनेसमैन कहलाया जाता हूँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मेरी चलती हैं और मेरे नाम पर कई शॉपिंग मॉल भी खोले जा चुके हैं। लेकिन मैं इस काम के साथ साथ भलाई का काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अपने नाम को छिपा कर रखना पसंद करता हूँ। मेरे दो भाई हैं, उनके नाम पर भी इस बिजनेस को मैंने चलाना शुरू कर दिया है और खुद जैसे अनजान सा बनकर कभी कभी उस शहर में, उस मॉल में पहुंच जाता हूं जो कि मेरा अपना है। इसी के साथ जो भलाई का काम करता हूं, लोगों के लिए घरों को बनाना, लोगों के लिए ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जिससे उनके गांव में या शहर में वो तरक्की के रास्ते खुल पाएं। इसीलिए मैं भारत के अलग अलग भागों में घूमता ही रहता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि मुसीबत ज़्यादा बड़ी है और सरकार मदद नहीं कर रही तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई ऐसे गांव जहाँ पहले पीने का पानी नहीं हुआ करता था, मैंने वहाँ पीने का पानी तक पहुँचाया और ज़रा भी खर्च मैंने सरकार से नहीं लिया, ना उन लोगों से पैसे लिए। सारे के सारे खुद ही लगाए। बड़ा अमीर होने का एक फ़ायदा होता है, धन की कमी आपके पास कभी नहीं होती। इस बार भी मेरी नज़र एक ऐसे गांव पर थी जहां कहते हैं कि बिजली का पहुंचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहां पुराने ज़माने का एक किला है जिसे देहर का किला कहा जाता है और आसपास किंवदंतियां हैं कि वहां परछाइयां नज़र आती हैं, भूत नज़र आते हैं। इसीलिए तरक्की के रास्ते उस गांव के लिए खुल नहीं पा रहे हैं और मैंने सोचा मैं उस जगह जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा जिससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। वो गरीबी रेखा से निकलकर अपने लिए कुछ साधन जुटा पाएंगे। जब मैं उस गांव में पहुंच चुका था, मैं अपनी गाड़ी से नहीं गया था क्योंकि महंगी गाड़ी से जाओ तो सरकारी लोग आपके पीछे पीछे भागने लगते हैं और आपको अच्छा काम करने तक नहीं देते। सबसे पहले तो मुझे मुसीबत को भांपना था। क्या सच में वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं या बाकी गांव की तरह ही ये किंवदंतियाँ हैं, बनाई गई डरावनी कहानियाँ जो कहानियों का बस हिस्सा हैं और कुछ नहीं। जब मैं उस गांव में पहुंचा, गांव वालों से बात कर रहा था और गांव वाले डर डर कर उस परछाई के बारे में बता रहे थे। वो एक परछाई है जो जैसे बिल्कुल काले रंग की, उस पर जितनी भी लाइट मारने की कोशिश करो वो लाइट को जैसे सोख लेती है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा काले रंग का इंसान हो। उसकी ना आंखें हैं, ना ही उसके शरीर को अच्छे से देखा जा सकता है। अंधेरा अंधेरा, पूरी तरह से काला शरीर, और वो इस जंगल में चलता हुआ नजर आता है, उस किले के अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। मैं पहले भी ऐसी किंवदंतियों को तोड़ने की कोशिश कर चुका हूँ। लोगों की आंखों में अंधविश्वास से बाहर निकालने वाली रोशनी पैदा करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। सबसे पहले आपको उन किंवदंतियों के रास्तों को बंद करना पड़ता है। जब मैं गांव वालों से बात कर रहा था, मैंने गांव वालों को कहा ऐसी परछाइयां, ऐसे भूत प्रेत नहीं होते। गांव वाले मानने का नाम नहीं ले रहे थे। वो देहर का किला, देहर का किला, हर किसी की जबान पर एक ही शब्द था, देहर का किला। मैंने कहा देहर के किले में क्या आपको भूत प्रेत नजर आते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस वो काले रंग की परछाई ही नजर आती है। और कहते हैं 300 साल पहले एक शैतान था जो देहर के किले में लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था।
उसने हजारों लोगों को अपने हाथों से मार गिराया था, कोई बच नहीं पाया था। और यहाँ का जो राजा था वो भी उस शैतान के हाथों मारा गया था। उसके बाद उस शैतान को कभी देखा नहीं गया। क्या हुआ उसके साथ किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद से ये काले रंग की परछाई लोगों को दिखना शुरू हो गई। 300 सालों से ये परछाई लोगों को दिखती तो है, ये डराती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मर्द की परछाई है या औरत की परछाई, आज तक इसका भी किसी को पता नहीं चल पाया। मैं इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए, लोगों की आंखें खोलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर ले, लोगों को जिस पर भरोसा होता है उस भरोसे को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने ठान लिया, उस परछाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। गांव में ही मैंने बसेरा बना लिया था। एक घर था जहां पर मैं अपने 2 साथियों के साथ रहना शुरू कर चुका था। ये पहली ही रात थी और मुझे गांव वालों ने बताया था कि आज पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है और आज ही जंगल में वो परछाई साफ साफ नजर आती है। अगर आप किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाएंगे तो वहां पर आपको वो परछाई साफ साफ दिख जाएगी। मैं खुद उस परछाई को देखना चाहता था। अपने 2 साथियों के साथ किले की तरफ बढ़ चला। मैं जब काफी आगे निकल चुका था तब मैंने देखा वो बड़ी पहाड़ी के ऊपर पूरी तरह से उस किले पहाड़ी को घेरा हुआ था। काफी ऊंचाई पर बना हुआ किला और ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता। चारों तरफ जैसे दीवारें ही दीवारें थी और ऊपर चढ़कर जाना बहुत मुश्किल भरा लग रहा था। लेकिन मैं जैसे जैसे उस रास्ते पर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, एक पेड़ के पास खड़ा एक आदमी नजर आया। वहां रोशनी ज्यादा नहीं थी। ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वो कोई गांव का आदमी है या वैसे ही वहां पर खड़ा कोई बाहर से आया आदमी है। उससे बात करने के लिए, अपने साथियों को रुकने के लिए कहा था मैंने। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हुआ उसके करीब पहुंचा, मैंने देखा वो पूरी तरह से काले रंग का आदमी था। ना तो उसकी टांगे साफ दिख रही, ना उसका चेहरा साफ दिख रहा, जैसे उसने ऐसे काले रंग के कपड़े पहने हों जो रोशनी को सोख रहे हों। हाथ में मेरी टॉर्च थी। मैं टॉर्च की रोशनी उस पर मारे जा रहा था, लेकिन जरा भी पता नहीं चल रहा। अचानक वो हिला, आगे की तरफ बढ़ने लगा और मैंने पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब रुकिए जरा, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। क्या आप ऊपर से आए हैं? क्या पीछे से कोई और रास्ता भी है किले में जाने का? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जंगल के अंदर की तरफ वो जाने लगा था। मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि यह आदमी कुछ अजीब सा लग रहा है। कपड़े भी उसने इतने अजीब पहने हैं, हो सकता है ये इस तरह से काले कपड़े पहनकर यहां घूमता हो और लोगों को डराता हो। मैं तो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा था। उसे रोकना चाहता था, सारी की सारी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन मेरे 2 साथी बहुत ज्यादा डरने लगे थे। वो कहने लगे थे कि जंगल में हमें नहीं जाना चाहिए, आपको रुकना चाहिए। मैंने उन्हें कह दिया, मुझे इस अंधविश्वास से पर्दा उठाना है, जल्दी चलो। पहले तो इस अंधविश्वास को खत्म करूंगा, इस आदमी को पकड़ूंगा और देखूंगा ये काले कपड़े पहनकर यहाँ घूमता क्यों रहता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता गया। मेरे 2 साथी भी डर के मारे मेरे साथ साथ थे। मैं उन्हें नौकरी से जो निकाल देता अगर वो मेरा साथ ना देते। वो मेरे पीछे पीछे, मैं उस आदमी के साथ साथ एक पेड़ के पास वो रुक गया। जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो रुका और मैं पीछे से आवाजें लगाता हुआ। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी खुद को रोक लिया था। मैं उसे धमकी दे रहा था, देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, उसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए जेल होगी। तुम लोगों को डराते रहते हो। कैसे काले रंग के कपड़े पहने हैं जिससे रोशनी जरा भी बाहर की तरफ नहीं आ रही है? तुम्हें ये कपड़े उतारने होंगे, मेरी तरफ देखो। मैं चलता चलता उसके करीब गया था। मेरे 2 साथी भी अब हिम्मत कर चुके थे, वो भी मेरे साथ साथ। जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, वो कपड़े नहीं थे जो उसने शरीर पर पहने हुए थे, उसका शरीर ही ऐसा था, चेहरा भी देख नहीं पा रहा। मेरी तरफ वो मुड़ चुका था। मैं लगभग 2 फुट की दूरी से टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मार रहा था, लेकिन वो अजीब सा था। रोशनी सोख चुका था, वो कपड़ा ही था। मैंने उसके पाँव पर भी जरा सी रोशनी मारी थी, उसके पाँव नहीं थे। वो जैसे कपड़ा हवा में लहरा रहा हो, लेकिन ये कैसा कपड़ा जिससे जरा भी रोशनी इधर उधर नहीं हो रही। मैं डर गया था।
तब मुझे उन चीज़ों पर जैसे यकीन होने लगा था, लेकिन ये एक क्षण की बात थी। ये सब जैसे एक ही झटके में होता जा रहा था। मेरे दो साथी वहाँ इतना ज़्यादा डर गए कि वो पीछे की तरफ भागने लगे। मैंने भी भागने की ठानी ज़रूर थी, लेकिन गांव वालों की ज़िंदगी सुधारने के लिए कभी कभी हमें कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने खुद को संभाला और सोचा मैं इसके चेहरे पर हाथ मारने की कोशिश करूंगा। ये क्या चीज़ है, देखूं तो सही। हो सकता है ये अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर मुझे भी डराने की कोशिश कर रहा हो। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी, दूसरा हाथ मैंने उसके चेहरे पर मारा। मुझे लग रहा था जो कपड़ा उसने अपने मुंह ढांकने के लिए लगाया हुआ है उसे नीचे की तरफ खींचूंगा, फिर वो मुझे दिख जाएगा। जैसे ही उसके अंदर मेरा हाथ गया, वो कोई कपड़ा नहीं था, सच में जैसे वो परछाई सी थी, जैसे कोई धुआं, जैसे पानी आकार बनाकर सामने खड़ा हो। हाथ जरा सा बीच में गया, नीचे की तरफ लहराता हुआ निकल गया। धुएं की तरह छिन्न छिन्न सा हो गया था वो, और फिर से जुड़कर वैसा ही आकार। ना आंखें, ना कोई रूप, जैसे काला काला सा धुआं मेरे सामने खड़ा हुआ। मेरी सांस रुकने को आ गई थी और एक झटके से उसने भी जैसे मुझ पर हमला किया हो। वो मेरी छाती से टकराया था और मेरे आर पार हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे आर पार हो चुका था, आगे निकल चुका था और वहां से वो जाने लगा। मेरी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई कि मेरे कदम आगे ना बढ़े न पीछे हट सके। बस अपनी नज़रों से उसे देखता रहा और वो जंगल के उस अंधेरे हिस्से में पहुंच गया। वो टॉर्च मेरे हाथ से नीचे गिर चुकी थी। मेरी सोच बदल चुकी थी। मैंने ज़िंदगी में कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। कई गांव में मैं घूमा था जहां लोग अंधविश्वास बहुत ज़्यादा माना करते थे। उनको अंधविश्वास से बाहर ले आया था मैं। लेकिन आज जैसे मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसे मैं खुद अंधविश्वास नहीं कह सकता। सच में ये कुछ ऐसी शक्ति थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की। गांव वाले सही कहते हैं, काले रंग की परछाई इस जंगल में उस किले में घूमती है। और मैं अब क्या करूं? मैंने वो टॉर्च उठाई और मैं गांव की तरफ अपना सर झुकाए बढ़ने लगा। मेरी नज़रें ज़मीन की तरफ थी। मैं हार चुका था। मैं शायद इन गांव वालों की मदद कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सरकारी लोग जब भी यहाँ पर आते हैं किंवदंतियाँ, ये अंधविश्वास की कहानियाँ सुनते होंगे, जो महसूस करते होंगे वो डर के मारे वापस आते ही नहीं होंगे। गांव पहुंचकर जब मुझे मेरे साथी मिले, वो मुझे देखकर खुश थे कि मुझे कुछ हुआ नहीं। गांव वाले भी कई वो बुला चुके थे। वहाँ करीबन 15 से 20 लोग थे जो मुझे देखकर मुझसे जानना चाहते थे, क्या मैंने उस काली परछाई को खत्म कर दिया? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए भगा दिया? मेरी झुकी हुई नजरें उन्हें साफ बता रही थी कि मैं हार कर आया था। अगली सुबह तक मुझे नींद आई ही नहीं थी। गांव वालों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। मेरे साथी भी कह रहे थे, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर उस काली परछाई का कोई तोड़ हम निकाल नहीं पाएंगे। हम तो अंधविश्वास से लोगों को दूर करने के लिए आए थे, अब यहाँ तो सच्चाई मिल गई। मैं अलविदा कहकर उन गांव वालों से दूर जा रहा था तो कई गांव वाले रो रहे थे। वो इस मुसीबत में खुद को घिरा हुआ माना करते थे और हमेशा एक मसीहा का इंतज़ार किया करते थे। वो मुझे एक मसीहा मान रहे थे और मैं खुद हार कर यहाँ से जा रहा। 2 दिनों तक वो बात मुझे खाती ही रही। मैं मानने पर तैयार हो गया था कि उनकी मदद तो मुझे करनी ही होगी। मेरी ज़िंदगी भगवान ने इसीलिए दी है। जब बहुत पहले मैं बीमार हुआ था, मैंने भगवान से यही कहा था कि आप मुझे बचा लीजिए, मैं इंसानियत को हमेशा के लिए बचा कर रखूँगा। और शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। तब से मैं लोगों की भलाई करने में लगा हुआ हूँ और इस बार मैं हार कर आ गया। शायद भगवान ये बात मानेंगे नहीं और मुझे उनको मनाना आता है। मैं दोबारा कोशिश करूँगा। दोबारा ठान लिया था मैंने कि वहाँ जाकर उस परछाई का राज जानने की कोशिश करूँगा। ऐसे लोगों को अपने साथ लूँगा जो भूत प्रेत का निवारण करते हों या उनकी सच्चाई ढूंढने में माहिर हों। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की एक टीम हायर कर चुका था। कीमत भी काफ़ी ज़्यादा लगाई थी क्योंकि मैंने उन्हें कहा था वहाँ कितने दिन लगेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन आपको वहीं पर रहना होगा। वो 10 लोगों की टीम थी, बड़े बड़े गैजेट्स के साथ। वो जानते थे कि भूत प्रेत को कैसे पहचाना जाता है
उन्हें कैसे रोका जाता है, उनके राज कैसे बाहर निकाले जाते हैं। उनके साथ मैं वहाँ था। मेरी जो अपनी टीम थी वो मना कर रही थी कि मुझे वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, अनजान लोगों के साथ। हो सकता है मेरे लिए खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाए। मेरे परिवार वाले भी मुझे ये कह रहे थे, लेकिन मैं किसी की बात मानने वाला नहीं था। मुझे तो वहाँ पर जाना था, सच से पर्दा उठाना था। हमने गांव में बड़े बड़े गैजेट्स लगा दिए थे। इंफ्रारेड लाइट्स लगा दी थी जो इंसानों को तो नज़र नहीं आती, लेकिन उससे बहुत सारी ऐसी शक्तियों को ट्रैक किया जा सकता है। गांव में 2 दिनों तक हमें ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आई जिसे हम कह सकें कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी गांव में भी आती है। उसके बाद हमें जंगल में जाना था और जंगल में जाने के लिए पूर्णिमा के चांद का इंतज़ार हम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा आने ही वाली थी और उसी रात की तैयारी हमने पहले से कर दी थी। किले के उस रास्ते पर कई ऐसी लाइट्स लगा दी थी, कई जगह कैमरे लगा दिए थे, लेकिन कैमरे में वो आएगा या नहीं इस बात का पता हमें नहीं था। हमने अपनी पूरी तैयारी की और उस रात जंगल में लगभग हम 12 लोग अलग अलग जगह पर जैसे छिपे हुए इंतज़ार कर रहे। जहाँ से रीडिंग आएगी हम उसका पीछा करना शुरू कर देंगे। और हमें लगा था भूत प्रेत हमेशा छिपते हैं, जैसा कि उन्होंने भी कहा था। जिस घर में वो जाते हैं भूत प्रेत ऐसी शक्तियों को इतनी आसानी से जाहिर नहीं करते, वो छिपकर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर काले रंग की परछाई उस सड़क पर चलती हुई साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़े पहने कोई आदमी चलकर जा रहा हो। मैंने अपने उन साथियों को सब कुछ बता दिया कि ये वही है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और वो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी रीडिंग चेक करने लगे थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, रीडिंग आ रही है, कोई ना कोई ऐसी एंटिटी आसपास मौजूद है। उन्हें जैसे पहले पहले वो काले रंग की परछाई दिखी ही नहीं, क्योंकि वो आदी नहीं थे ऐसी चीज़ें देखने के। लेकिन जब वो परछाई लाइट्स में साफ साफ दिखने लगी तब सब कहने लगी ये क्या है, इससे जैसे लाइट ज़रा भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे परछाई एक अलग दिशा में पड़ रही हो, जैसे कोई लाइट के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए तो उसकी जो परछाई होती है उसके पीछे बनती है, लेकिन इसकी कोई परछाई नहीं थी। ये खुद एक परछाई थी जो एक आकार में आगे की तरफ बढ़े जा रही थी। जब हमने उसकी पहचान कर ली तो 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऐसे थे जिनके पास वो गैजेट्स थे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसी एंटिटीज़ पर डाला करते थे और उन्हें जैसे गायब कर दिया करते थे। वो अपनी पूरी तैयारी में थे। वहाँ बीच से निकल कर जाने वाली थी वो परछाई, लेकिन तभी वो परछाई जैसे पीछे की तरफ जाने लगी। हमारा सारा प्लान जैसे उल्टा पड़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? हमने खास जगह पर हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वो परछाई पीछे की तरफ जाने लगी। किले की तरफ वो नहीं जा रही थी, बल्कि वो तो गांव की तरफ बढ़ने लगी। हमने भी जल्दबाजी में प्लान को बदल दिया। हमारे 2 साथी वो मेटल लाइट्स उठाकर सीधा गांव की तरफ भागने लगे। हम उस परछाई का पीछा कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमें उसे रोकना था। हमें ये पता नहीं था कि वो किस दिशा में घूमेगा, कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम उसके पीछे पीछे पेड़ों में छिपते हुए जा रहे और अचानक उसने जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। हम सब हैरान थे, जैसे उसे पता चल गया हो कि हम उसका किस तरफ से पीछा करेंगे। ना वो परछाई अब किले की तरफ जा रही, ना वो गांव की तरफ जा रही। जंगल में कोई खास जगह नहीं थी, बस हम चुपचाप उसका पीछा करते ही रहे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो उनका लीडर था, उसका कहना था आज सिर्फ हमें उसका पीछा ही करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए वो कहाँ कहाँ जाता है। हमने जो प्री प्लानिंग बनाई थी उससे हम इसे पकड़ नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ ये गायब होता है। पूरा दिन हम इसका बस पीछा करते रहेंगे। जंगल में एक पेड़ के पीछे वो परछाई कब गायब हो गई हमें पता ही नहीं चला। जब इतना ज़्यादा अंधेरा हो, लाइट पूरी तरह से हो ही ना और पीछा हम काफ़ी दूरी से कर रहे हों, तो ऐसी परछाई कहाँ गायब हो जाती है हम समझ नहीं पाते। हम भटक गए। उसके बाद सब के सब गांव में वापिस आ चुके थे रात के 1 बजे, मायूस, हताश। आज हमने छोटी सी गलती कर दी। हमने वैसी शुरुआत नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए थी।
हमने कमरे में पहुंचकर इस बार डिसाइड किया वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इससे पहले क्योंकि मैंने उन्हें हायर किया था तो मैं कह रहा था मैं जानता हूं वो किस रास्ते से जाता है और किस तरफ मुड़ता है। उनके लीडर ने कहा इस बार सब कुछ मैं ही करूंगा और अगली रात की तैयारी यही थी। सारे के सारे गैजेट्स कमरे में ही पड़े थे और हमें बस उस परछाई का पीछा करना था, उसके सोर्स को ढूंढ निकालना था। वो कहाँ से निकल कर आता है और कहाँ जाता है। जब तक हमें ये पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते। हमने उस जंगल में घूमना शुरू कर दिया। टीम्स बनी थी। अब वो टीम के अलग अलग हिस्से में घूमने से ही हम पता कर सकते थे। वैसे 12 बजे के करीब हम उस सड़क के पास आने वाले थे। क्या आज भी वो परछाई हमें नजर आएगी या नहीं, हमें ये पता नहीं था और ज़्यादा दिनों का हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे। तभी हमें वॉकी टॉकी से हमारे एक साथी ने कहा कि वो परछाई किले के पीछे वाली तरफ हमें साफ नज़र आ रही है। जब हमने ये सुना हम सब भीड़ बनाकर उस तरफ भागे थे। किले के सामने वाले दरवाजे की पीछे वाली उस दीवार के पास वो परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे वो परछाई किले के इर्द गिर्द घूम रही, हम उस तरफ जा नहीं सकते थे। ये पहाड़ी के पास वाला हिस्सा था। पूरी की पूरी पहाड़ी पर हम चढ़कर आए थे, जिसके शिखर पर बना हुआ ये विशाल किला था। चारों तरफ दीवारें ही दीवारें थी और उन दीवारों के पास पैर रखने की जगह तक नहीं थी। वो तो परछाई थी, दीवार के साथ चिपक कर जैसे हवा में उड़ता हुआ आगे निकल गया। हम वहाँ जा नहीं सकते थे। हमें लगा हमें किले के अंदर जाना चाहिए। अंदर से आसानी से हम छत तक पहुँच सकते हैं और वहाँ किले के इर्द गिर्द जो 4 दीवारी होती है वहाँ चलने का रास्ता भी होता है। नीचे की तरफ आसानी से देख पाएंगे। लेकिन किले के अंदर जाने वाला वो बड़ा गेट बंद था। उस गेट को खोले बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता था और हमने उस गेट को खोलने की कोशिश की। इतना मोटा गेट जिसे रस्सियों के द्वारा ही खींचकर नीचे गिराया जा सकता था, तब ही वो खुलता। उसके सिवा उसे खोलना असंभव के समान था। वो रात हमारी फिर से बर्बाद हो चुकी थी। हम किले के अंदर जा नहीं पाए थे। उस परछाई का पीछा हमें करना था जो हम कर नहीं पाए। मायूस हम 1 बजे के करीब फिर से गांव में आ गए और अगले दिन हमने गांव वालों को बताया कि कौन सी जगह है जिसने हमें रोक दिया। गांव वालों का कहना था किले का दरवाज़ा खोला नहीं जाता, किले के अंदर बहुत बुरी शक्तियां हो सकती हैं और उनके बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे किला एक बार बंद कर दिया गया तो कर दिया गया, दोबारा उसे खोला नहीं जाना चाहिए, कभी खोला नहीं जाएगा, उसे बंद ही रखा जाएगा। और मैं चाहता था उस किले के अंदर जाना, क्योंकि उस किले के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे हमें पुराने राज पता लग सकते हैं और किले में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो महंगी हों, गांव वालों की काम आ सकती हैं। अगर किले में ऐसे खजाने मिले जो चाहे धन से जुड़े ना हों, एंटीक ही हों, उससे गांव वालों को बहुत फ़ायदा होगा, गांव वाले तरक्की कर सकते हैं। गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने ऊपर तक पहचान लगा ली कि मुझे अथॉरिटी मिले कि मैं उस किले के उस दरवाजे को खोल पाऊँ। सरकारी विभाग में इतनी जान पहचान थी कि मुझे वो लेटर मिल गया। अब मैं किले के दरवाजे को खोल सकता था, बिल्कुल ओनर की तरह, और गांव वालों की इजाज़त लेने की मुझे ज़रूरत तक नहीं थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद खुश थे। वो ऐसी जगह रुकना पसंद करते थे जहां रात को भूत प्रेत के ऐसे निशान मिल पाएं, उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। यहाँ पर कैमरे लगाकर तो शायद कुछ ना कुछ यकीनन मिल जाएगा। उनकी आंखें चमक गई थी, लेकिन उस दिन उस गेट को खोलने की कोशिश नाकाम रही। शाम तक हम उस गेट को खोल ही नहीं पाए। कई जगह जंग लगा हुआ था, पत्थर भी था जो उसमें जैसे जकड़ा हुआ, जो गेट को खोलने दे नहीं रहा था। हमें शहर से अगले 2 दिनों तक ऐसे लोगों को बुलाना पड़ा जो गेट को काट कर खोलने लायक बना पाते, लेकिन वो मोटे गेट को काटने के बाद भी उसे दोबारा बंद करने के बाद बड़ी मुश्किल से खोला जा सकता था। उन्होंने सावधान किया था कि गेट को या तो बंद रखा जाए या खोला जाए। बार बार खोलना या बंद करना बहुत मुश्किल भरा और हादसे से जुड़ा हुआ हो सकता है।
अब गेट तो खुल चुका था, तो हम उसे बंद करना नहीं चाहते थे, तो गेट को उसी तरह से खुला छोड़ दिया। बड़ी बड़ी रस्सियों को नीचे की तरफ लटकाया जा चुका था और हम किले के अंदर अब देखने वाले थे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या देखी जा सकती हैं और क्या ढूंढी जा सकती हैं। और मेरा ध्यान वो पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा नहीं था कि मैं उन्हें बेचूं या मुझे खजाना मिले। मैं तो लोगों की भलाई करना चाहता था। मैं बस उस राज से पर्दा उठाना चाहता था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम के साथ मेरे 10 लोग भी जो बहुत खास थे उस किले के अंदर गए थे और हमने एक एक करके वो पुराने किले को खंगालना शुरू कर दिया। कई जगह दीवारें कमज़ोर थी जबकि बाहरी दीवारें पूरी तरह से सख्त। ज़रा भी नुकसान उन्हें समय का नहीं हुआ था। कई कमरों में पुराना सामान मिला, पुराने पीतल के बर्तन मिले, लेकिन सोने चांदी की कोई चीज़ नहीं मिली थी। इससे कुछ निराश थे, जबकि मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा कुछ नहीं मिला। एक ऐसा कमरा भी मिला जहां पुरानी चमड़े की किताबें थी। बाकी किताबें जो कागज़ की थी वो गल चुकी थी, पूरी तरह से जैसे घुन ने मिट्टी बना दी थी। लेकिन चमड़े को किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और चमड़े की उन किताबों में बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो हमारे काम आ सकती थी। किले की जानकारी, राजा की जानकारी, वंश की जानकारी और यहाँ क्या क्या हो रहा है वो सारी जानकारी। वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थी। वो मूर्तियों के जैसे आंखें नाक कुछ नहीं था, काले पत्थर की बनाई गई वो मूर्तियां। मुझे भी ध्यान में कुछ नहीं आया, लेकिन एक साथी ने अचानक कहा, ये तो बिल्कुल उसकी मूर्ति बनाई गई है जैसे वो काले रंग की परछाई हो। फिर मैंने दोबारा उस मूर्ति की तरफ देखा और सच में सब देखते रह गए। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोशनी उससे निकलती ही नहीं। ये मूर्ति क्या है? काले रंग की, जैसे कोयले से बनी हुई हो। उस मूर्ति से भी रोशनी परिवर्तित नहीं हो रही थी, लेकिन ये तो साधारण पत्थर था। वो तो कोई अजीब सी शक्ति ही है। हमें अब एक आइडिया आया था। ऐसा तो नहीं कि वो जो काली परछाई यहाँ किले के अंदर की तरफ आती है वो दीवार के साथ साथ सटती हुई वो यहाँ आती है या किसी और कमरे में जाती है? हमें ये सब देखना होगा, हमें पता करना होगा। हम उसके बाद किले में ही उस रात रुकने की प्लानिंग कर चुके थे। फ्लड लाइट हमने लगा डाली थी। हम छिप कर बैठने वाले थे और इंतज़ार करने वाले थे कि कब वो परछाई किले के अंदर आएगी और हम उसका पीछा करेंगे। पता तो करें कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। किले के बाहर की तरफ हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे। रात के 12 बजे का वक्त हो गया था और इसी समय वो परछाई यहाँ चलती हुई नज़र आती है। हम बाहर देखे जा रहे और अंदर से हमारे एक साथी ने हमें मैसेज कर दिया। वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। हर किसी के होश उड़ चुके थे। हम उसे बाहर से अंदर आते हुए देखना चाहते थे। वो तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा। हमने अपने साथी से पूछा, वो कहाँ से निकली है वो परछाई? उसने कहा वो लाइब्रेरी से। वो लाइब्रेरी से बाहर की तरफ निकला और उसके बाद जैसे उसी रास्ते से किले के नीचे की तरफ जाने लगा। वो जैसे पहाड़ी के नीचे उतर रहा था। हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और हम भी भीड़ बनाकर उसी रास्ते से दाएं बाएं खिसकते हुए उसका पीछा करने लगे थे। हमें ये पता ही नहीं था कि अंदर से भी बाहर आ सकता है वो। हम उसके पीछे जाते गए। पहले तो वो उस रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहा, लेकिन उसके बाद वो जंगल की तरफ जाने लगा। वो परछाई जैसे उसके पैर नहीं थे, लेकिन वो हिल ऐसे रहा था जैसे चल रहा हो। जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते हुए वहाँ कोई फ्लड लाइट नहीं थी। पीछे से हम टॉर्च की रोशनी मारते हुए, अगर वो हमें देख ले तो आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि अंधेरे में हम उसे ढूंढ नहीं सकते, तो टॉर्च की रोशनी तो हमें करनी ही पड़ती। लेकिन हम उसके पीछे जाते गए। वो रुका नहीं। पूरी की पूरी भीड़ जैसे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक वो परछाई जाती गई। हम उसका पीछा करते गए और वहाँ आगे खंडहर से बने हुए थे। वहाँ खंडहरों के बीच कई छोटी छोटी गुफाएं, नीचे जाने का रास्ता और वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे एक चौकोर आकार का सफ़ेद रंग का पत्थर पड़ा था। वो पत्थर इतना सफ़ेद था
जैसे उससे रोशनी निकल रही हो। पूरी तरह से अंधेरा था उस जंगल में, लेकिन सफेद पत्थर से थोड़ी थोड़ी रोशनी, जिससे आसपास की चीजों को देखा जा रहा। अजीब सा एहसास था, एक ऐसी परछाई जो रोशनी सोखती है और एक ऐसा पत्थर जो रोशनी छोड़ता है। जैसे ही सबने उस पत्थर को देखा, हम और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो काले रंग की परछाई उसी पत्थर के पास रुकी हुई थी। हम वहां लगभग आधे घंटे तक रुके रहे। वो परछाई भी वहीं पर रुकी रही, पत्थर की तरफ, जैसे वो देखे जा रहा हो। लेकिन तभी हमारे एक साथी ने कहा था, ये तो यहाँ रुका है, हमें आसपास गैजेट्स लगा लेने चाहिए। इसकी एनर्जी को सोखने का ये सबसे आसान तरीका होगा। अगर यहाँ हम वो फ्लड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डालना शुरू कर दें तो हम इससे बात भी कर सकते हैं, इसे कमज़ोर भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं अपने साथियों को रोकना चाहता था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी मैं कहना चाहता था ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जो लीडर था उसके पास कमान थी और उसने हामी भर दी। वो बड़ी तेज़ी से चारों तरफ लाइट जलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को छोड़ते हुए उसे घेरना चाहते थे और उसे गुस्सा दिला दिया उन्होंने। पहले उसने मुझ पर हमला ज़रूर किया था, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। शरीर के आर पार हो गया, जैसे सिर्फ मुझे डराने के लिए, धमकी देने के लिए उसने ये सब किया हो। लेकिन इस बार वो धुआं जैसे फैलने लगा था। छोटी सी जगह पर अब वो आकार में नहीं था, बल्कि फैलते हुए जंगल में अंधेरा कर दिया था और लाइट भी जैसे हमारी कमज़ोर पड़ने लगी। सबका दम घुटने लगा था और मुझे भी दम घुटने का एहसास होने लगा और मैं चीखते हुए कहने लगा, हमें इस जगह से दूर जाना चाहिए, वो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रुके। मेरी ये बात कुछ समझ पा रहे थे, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं तो वहाँ से थोड़ा दूर निकला। वो धुआं एक खास घेरे में ही फैला हुआ था और उस घेरे में जो जो मौजूद था हर किसी का दम घुट रहा। और तभी पीछे से मैंने खुद कहा था, मैं इन्हें ले जाऊंगा, दोबारा ये यहाँ पर नहीं आएंगे, इन्हें जिंदा छोड़ दो, इन्हें जिंदा छोड़ दो। सबका दम रुकने ही वाला था और तभी वो धुआं एक आकार में आया और जैसे ज़मीन में गायब हो गया। वो जब गायब हुआ सब सांस ले पा रहे थे। उसकी शक्ति के कारण दम घुट रहा और उसने मेरे कहने पर सबको छोड़ दिया था। तो मैं भी सबको कहने लगा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, सौदा किया है तो निभाना चाहिए। हम वहाँ से निकल आए गांव में, और गांव में उस रात हमने आपस में बात नहीं की थी। चुपचाप सब सो गए थे और अगली सुबह निष्कर्ष निकालना था, क्या हमें उसे रोकना चाहिए या नहीं। वो बहुत ताकतवर है और उसके सबूत, उसके रहस्य जानने की बजाय अगर हम चुपचाप उसके रास्ते से हटे रहें, शायद पता कर पाएंगे वो क्या चाहता है क्या नहीं। ना तो अब मेरे साथी इस काम को करने को मान रहे थे और ना ही वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी। वो भी डर गए थे कि ये परछाई क्या है जिसे रोका ही नहीं जा सकता, तो हम उसे यहाँ से दूर कैसे करेंगे। मैं आखिरी कोशिश करना चाहता था। मैंने उसको कहा था कि मैं उस किले के अंदर जाना चाहूँगा, अगर आप भी मेरे साथ आना चाहें। मेरे साथी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सब के सब उस लाइब्रेरी में गए थे, क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकलते हुए सबसे पहले देखा गया था और वो जो मूर्तियाँ थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो कोई ना कोई राज है जो हमें उस लाइब्रेरी में पता चलेगा। हमने उन किताबों को खंगालना शुरू कर दिया। उस पर लिखे हुए वो अक्षर मिट चुके थे, लेकिन आकृतियाँ साफ बनी हुई और उन आकृतियों में कई नक्शे से बने हुए। वो नक्शे में जब एक खास सफ़ेद रंग की उस चमड़ी के ऊपर बना हुआ नक्शा देखा, ये वही पेड़ का नक्शा था। यहाँ से पेड़ तक जाने का रास्ता और भी कई चीज़ें। वो सफ़ेद पत्थर के नीचे एक छेद होगा गुफा में जाने का और उसके नीचे रखा हुआ एक खंजर। वो खंजर एक खास काम के लिए है और दूसरे नक्शे में ये लाइब्रेरी के नीचे जाने का भी एक रास्ता है और नीचे रखा हुआ है एक ताबूत और वहाँ एक तस्वीर बनी हुई थी खंजर और ताबूत की। उस ताबूत के बीच खंजर को जैसे चाबी की तरह लगाना है। शायद यही चीज़ है क्या हमें करनी चाहिए।
मैंने अपने साथियों से भी पूछा था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी कह रहे थे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कई बार कुछ शाप जैसी चीज़ें होती हैं जो उस जगह से जुड़ी हुई होती हैं। हमें बिना सोचे समझे, बिना सारी जानकारी इकट्ठी किए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकारी इकट्ठी करते कैसे? कई 100 साल पुरानी ये कहानी थी, कई 100 साल पुराना ये किला था और अक्षर मिट चुके थे, बस तस्वीरें ही मौजूद थी। तो तस्वीरों से बस यही निष्कर्ष निकला था, खंजर ढूंढना है, ताबूत ढूंढना है, ताबूत में लगाना है खंजर और उस रात हमें देखना है क्या हमें कोई काम की चीज़ मिलती है या नहीं मिलती। 10 मेरे साथी थे, 10 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, 5 गाँव के लोग थे और हम उस किले में थे और हमने प्लान बनाया था किले का वो बड़ा गेट बंद करने के बाद हम अंदर ही रहेंगे और अंदर पूरी तरह से सबूत इकट्ठे करेंगे, उसे बाहर जाने का मौका नहीं देंगे और पता करेंगे उस खंजर से क्या किया जा सकता है। उस गुफा में जाकर पेड़ के नीचे वो खंजर हमने ढूंढ निकाला था जिसे एक बक्से में रखा गया था और रात के वक्त वो बड़ा गेट बंद करने में करीबन 50 लोग लगे थे। बाहर से भी उसे बंद कर दिया गया और हम पूरी रात अब उस किले में बिताने वाले थे, जानने की कोशिश करने वाले थे क्या उस खंजर से उसे मारा जा सकता है ताबूत में गाड़ने के बाद, क्या यही राज है उसको खत्म करने का। हम पूरी तैयारी से रात के 12 बजे ढूंढ रहे थे उस लाइब्रेरी के नीचे की वो जगह। लाइब्रेरी में कई पत्थर की चीज़ें बनी थी, कई जैसे लकड़ी के बड़े बड़े बक्से बने हुए। उन्हें एक तरफ धक्का देकर हमने आखिरकार चिमनी के नीचे जाने वाली वो सीढ़ियाँ ढूंढ निकाली। चिमनी के नीचे एक ताबूत पड़ा था, हमारे हाथ में एक खंजर और हमें लग रहा था वो जो काले रंग की परछाई है वो ताबूत से निकलती है और हम खंजर से उसे खत्म कर सकते हैं। खंजर मेरे हाथ में थमाया गया था, ये रिस्क मुझे ही लेना था और जैसे ही मैं खंजर ताबूत पर गड़ाने वाला था, सामने से वो परछाई जैसे बहुत खौफनाक सी दिख रही, बड़े से धमाके की तरह फैलने की कोशिश करती। जैसे ही मैं खंजर दिखाता वो सिमट जाती, जैसे वो डर रहा था उस खंजर से। वो खंजर खौफ पैदा कर रहा था उसके अंदर और मुझे लगा यही उसे मारने का तरीका है। कैमरे हर तरफ लगा लिए थे, उसकी फुटेज भी हम कैद कर चुके थे और अब बस उसे मारने का ये आखिरी तरीका अपनाने वाले थे। मैंने जल्दबाजी में वो खंजर उस ताबूत में गड़ा दिया और घुमा दिया चाबी की तरह। जैसे ही घुमाया ताबूत एक तरफ से जैसे धुआं छोड़ने लगा और ताबूत का ढक्कन उड़ता हुआ छत से टकराया था। वो काले रंग की परछाई, मैंने अपनी आंखों से देखी वो काले रंग की परछाई एक आकार में आई थी, जैसे जैसे उसका एक आकार जो पहले रहा होगा वैसा थी। वो काले ही, लेकिन जैसे सर पर मुकुट था, सामने खड़ा और पीछे वाली दीवार में गायब हो गया। वो शांति, वो सन्नाटा तब टूटा जब उस ताबूत के अंदर से उठकर खड़ा हो गया एक अजीब सा शैतान, जिसके शरीर पर बाल ही बाल थे और भयानक आंखें थीं। मेरी तरफ वो घूर रहा, उसका चलना, वो जब पैर जमीन पर रखता भूकंप के झटके से महसूस होते जैसे उसका वजन बहुत ज़्यादा हो। वो पीछा करने लगा और हम सब डरकर बाहर की तरफ भाग रहे। उसकी वो भारी आवाज़ ने हम सबको डरा दिया। जैसे वो परछाई कुछ भी ना हो उसके सामने। सबके सब उससे डर रहे थे। उसके चलने की रफ्तार कम थी, लेकिन वो मेरी तरफ देखता हुआ जैसे मेरा गला घोंटना चाहता हो, हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहा। लेकिन तभी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का जो लीडर था, उसके पास वो लंबी सी रॉड थी जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आगे की तरफ बढ़ता था। कई जगह ऐसी शक्ति आप पर हावी होने लगती है, वो उसका इस्तेमाल किया करता था और किसी भी इंसान को उससे बेहोश किया जा सकता है। जैसे ही आगे बढ़कर उसने उसके शरीर में वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली रॉड डालने की कोशिश की। उसे लगा था ये कोई भूत होगा, गायब हो जाएगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी की तरह था।
उसका एक शरीर था। वो उसे छूते ही कोई एहसास नहीं कर पाया था, लेकिन उसने वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम के लीडर के सर को पकड़ा और अपनी उंगलियों को दबाया। मैंने कभी सर को फटते हुए नहीं देखा। उसने उंगलियां बीच में गड़ा डाली थी और बिल्कुल जैसे तरबूज पर वजन डाला जाए तो वो फट जाता है। उसका सर फट गया था, खून चारों तरफ बिखरा था और इस चीज ने सबको जो डराया। सब सांसें रोक कर खड़े हो चुके और उसने उस लाश को धक्का देकर गिरा दिया और फिर बाकियों को पकड़ने लगा। वहां भगदड़ मच चुकी थी और सभी बाहर भागना चाहते थे, लेकिन किले का वो गेट तो बंद था। भागने के लिए अंदर ही रहना पड़ता, लेकिन वो लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकला। हम अलग अलग जगह छिपे हुए इंतजार कर रहे कि उससे बचना है, क्योंकि वो धीरे चलता है। तभी एक कमरे से पता नहीं कैसे वो निकला और एक आदमी को उसने पकड़ा जो गांव का रहने वाला था। हट्टा कट्टा पहलवान सा था जो हिम्मत वाली बातें किया करता था। उसको एक टांग से पकड़ा, एक गर्दन से पकड़ा और हमारे सामने खींचा और धड़ के दो हिस्से कर दिए। टांगों का अलग हिस्सा, ऊपरी अलग हिस्सा। वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी उंगलियों में ये ताकत थी। उसने दो हिस्से कर दिए हमारे सामने। उसे इधर उधर ऐसे फेंका जैसे उसे फर्क पड़ता ही ना हो। फिर से कमरे में गायब हो गया, अंदर अंधेरे में चला गया और हम उस कमरे के दरवाजे के आगे पत्थर फेंक कर उसे रोकना चाहते थे। वो एक और दीवार के पीछे वाले उस रास्ते से निकला और दो लोगों को पकड़कर उस अंधेरी जगह में ले गया। उनकी चीखें निकली थी, फिर शांति। उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया होगा उसने। वो किले में हमने बहुत सारी फ्लड लाइट्स लगा जरूर रखी थी, लेकिन वहां कमरे ही बहुत थे और वो भीड़ भाग रही बचने के लिए। और वो शैतान अंधेरे कमरों से कभी किसी कमरे से निकलता तो कभी किसी कमरे से। हर एक को पकड़ पकड़ कर ऐसे मारता जैसे कोई वहशी हैवान किसी इंसान को मारने पर उतारू हो जाए। वो सबके खून को जैसे अपनी उंगलियों पर समेट कर दीवारों पर छापता जा रहा था। लाशें बिछा डाली थी लाशें। भले ही उसके चलने की रफ्तार कम थी, लेकिन वो छिप जाता और दूसरी जगह से निकलता। किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ से निकलेगा। हम जिस दिशा में भागते वहीं पर भीड़ में निकलकर वो एक दो को पकड़ता, बिल्कुल शिकारी की तरह, और उसके बाद वो मौत के घाट उतार देता। भीड़ खत्म होने लगी थी और भागने का रास्ता मिल नहीं रहा था। लाशें बिछती जा रही थी। वहां लगभग 25 से ज़्यादा लोग थे और मैं वो भीड़ को कम होते हुए अपनी आंखों से देख रहा। मैं उनसे अलग होकर वो दीवार पर चढ़ गया था, लेकिन नीचे उस पहाड़ी के छलांग लगाना मौत को गले लगाने के बराबर था। मैंने आवाज़ें लगाई थी नीचे गांव में, लेकिन पहाड़ी से इतनी नीचे तक आवाज़ कहाँ पहुँचती है। हर गेट को क्या इतनी आसानी से खोला जा सकता है? नहीं खोला जा सकता। मुझे भी मेरी मौत बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी और नीचे आवाज़ें आना भी बंद हो गई, जैसे सबको मौत के घाट उतार दिया गया हो। तभी मेरे सामने वो काले रंग की परछाई, वो जैसे मुझे मारने को आया हो, और मैंने तो आंखें बंद कर ली। पहली बार उस परछाई से एक आवाज़ सुनाई दी थी, क्योंकि तुमने ये गलती, क्योंकि तुमने ये गलती, कब से उसे कैद करके रखा था, उसे आज़ाद क्यों किया? वो परछाई खुद बयां कर रही थी वो क्या था, कौन था, और इस किले का ये राज। वो इस किले का राजा था और इस शैतान को उसने एक खास जगह से निकाला था। उसे पता नहीं था ये लाश किसकी है, लेकिन जब किले में लाश को लाया गया, वो खंजर को उस ताबूत में डालकर उसे जिंदा किया गया, तो वो उस किले के अंदर के हर इंसान को मार चुका था। लेकिन वो राजा जिसने एक अभिशाप को तोड़ा था कि उसे कोई शैतान मार नहीं सकता, उस शैतान ने उस राजा को अपनी उंगलियों से ये परछाई का रूप दे दिया। ये वही राजा था जिसने अंत में
उसे रोका था। वो शैतान सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा हो सकता है। वो खंजर से आज की रात वो शैतान की है। जो भी किले में होगा वो मारा जाएगा। और ये राजा वो परछाई बनकर इस किले की सुरक्षा किया करता है। लेकिन हमने वो गलती कर दी जो 300 साल पहले उन लोगों ने इस राजा के साथ की थी। मैं बचना चाहता था, लेकिन वो खुद कह रहा, तुम्हें वो खंजर ताबूत से निकालना होगा और पत्थर के नीचे वहीं पर उस बक्से में रखना होगा, तभी इसे दूर रखा जा सकता है। मैं जल्दी से नीचे गया। वो शैतान मेरे पीछे था, लेकिन उससे बचने का तरीका उस परछाई ने बताया। मैं अगर रुकूंगा नहीं तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं अलग अलग कमरों से निकलते हुए वो ताबूत के खंजर को निकालकर चिमनी से बाहर आया, लेकिन शैतान मुझे पकड़ने ही वाला था। वो उस परछाई का धुआं था जो उसे रोक गया। वो उससे लड़ रहा था, लेकिन मैं किले से बाहर कैसे जाऊंगा मुझे ये पता नहीं था। और ये मुझे उस परछाई ने बताया था। उस किले के पीछे बना वो नकली झरना, उस झरने के एक छेद से मैं फिसलता हुआ पीछे वाली नदी तक पहुंच सकता था। पूरी पहाड़ी से फिसलते फिसलते मैं नीचे पहुंचा था और भागा था मैं सीधा उस खंजर को बक्से में रखने के लिए। वो किले के अंदर से आवाज़ें आ रही थी उस शैतान की। वो मुझे मारना चाहता था और मैं उसे मिल नहीं रहा। जैसे ही मैंने वो खंजर उस बक्से में रखा, वो आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं भी थका हुआ था, मैं निराश था, लेकिन जिंदा बच चुका था। तब वो परछाई मेरे सामने आई थी और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था। मेरी उस गलती की सज़ा वो मुझे दे नहीं सकता था। वो किसी को मार नहीं सकता था, वो सिर्फ बचा ही सकता था। और उसने हर चीज़ को बचाए रखा। वो नष्ट नहीं कर सकता उन किताबों को। इसीलिए समय समय पर जो किले में आएगा उस राज को जानने के लिए दोबारा उस शैतान को जिंदा करेगा और फिर से वैसी ही हैवानियत भरी रात इतिहास को दोहराती रहेगी। मैं गांव तक जब पहुंचा था, गांव वालों के सवालों के जवाब देने के लायक नहीं था। और जब दोबारा उस किले के उस गेट को खोला गया लाशों को निकालने के लिए, वहां दहशत थी। किसने ऐसे मारा सबको? इल्जाम मुझ पर लग रहे थे और मैं शैतान की बात बयां कर रहा। किसी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उस खंजर की बात और उस ताबूत की बात बताना नहीं चाहता था। मैंने बस यही कहा था कि एक शैतान है दफन उस किले में, जो उस परछाई से भी ज़्यादा भयानक है। इंतज़ार करता है जिंदा होने का। जब जिंदा होता है उस रात किले के अंदर वो लाशों को बिछा देता है और बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह मेरी जिंदगी की वो घटना थी जिसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं अब घर से बाहर निकलने में भी खुद संकोच महसूस करता हूँ। मैं भलाई क्या करूँगा किसी की? मैं बिजनेस के लायक भी नहीं बचा हूँ। सपने आते हैं मुझे, रात को सपने आते हैं उस हैवान के। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दोबारा जिंदा कर देगा और मेरी किस्मत मुझे फिर से उस किले में खींच कर ले जाएगी मरने के लिए।